हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे। आपके परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि लघु उत्तरीय के साथ-साथ आपका दीर्घ उत्तरीय भी पूछा जाता है, जो कि 5 अंक के होते हैं। तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तरीका क्या होना चाहिए? हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमें 5 में 5 मार्क्स मिले? तो इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हम लोग जवाब कैसे देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। सबसे पहले आपको हम बता दें कि दीर्घ उत्तरीय का जब हम लोग उत्तर लिखते हैं तो आपका कम से कम 50 से 70 शब्दों के बीच में होना चाहिए। आपका उत्तर जो है कम से कम 50 से 70 शब्दों के बीच में होना चाहिए। मतलब इससे थोड़ा अधिक हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग दीर्घ उत्तरीय का उत्तर लिख रहे हैं, है ना। या फिर हम कहें कि 10 से 12 लाइन का आपका आंसर होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है, आप लोग 1 से 2 लाइन में ही निपटा दिए, तो ऐसे करने से हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमारा आंसर कम से कम लगना चाहिए कि हाँ 5 अंक का हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, हमें ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रही कि कम से कम इतना जो है शब्द होना चाहिए, इतने लाइन होने चाहिए आपको। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है जब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देने जाते हैं तो हमें कम से कम, है ना, कम से कम उस पाठ के बारे में, है ना, उस पाठ के बारे में, पाठ का सारांश हम कहें, कम से कम हमें पाठ का सारांश हमें मालूम होना चाहिए कि वह पाठ जो है किस टॉपिक पे है, उस पाठ में जो मुख्य बातें हैं क्या बताई गई है। और दूसरी बात कि उस पाठ के जो लेखक हैं या फिर हम कहें कि कवि हैं, है ना, तो लेखक या कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद पूरे पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हम आपको बताते हैं कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप जब आंसर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला आप लोग जो बात मेंशन करना है, इस बात को मेंशन कीजिए कि यह प्रश्न आया कहां से है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया कि दही वाली मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, है ना, ये मान लीजिए प्रश्न हो गया, 5 अंक में पूछा गया है। तो कम से कम इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा, तो आप इस बात को मेंशन कीजिए कि यह जो प्रश्न है ना, हमारे हिंदी वर्णिका भाग 2 के दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। कम से कम इतना बात जो है आपको हर प्रश्न का जवाब देते समय लिखना ही होगा, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप उस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उस प्रश्न को आप पहचान चुके हैं कि वह प्रश्न कहां से पूछा गया है। ठीक है, ये बातें आपको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, ये लिखना ही लिखना है आपको। यहाँ पे हम आपको 2 प्रश्न दिखाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादातर पूछे भी गए हैं, और यही प्रश्न जो है हम आपको समझाने वाले हैं कि कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये काव्यखंड का है ना, ये काव्यखंड का प्रश्न है, ज्यादातर बार पूछा गया आपके परीक्षा में, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, है ना, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी व्याख्या करें। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, ये जो पंक्ति है आपके हिंदी काव्यखंड के 5वें पाठ से ली गई है, और 5वें पाठ का नाम क्या है? भारत माता। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्य का अंश है, या फिर प्रस्तुत पंक्ति, पंक्ति भी लिख सकते हैं आप। तो प्रस्तुत पंक्ति, है ना, हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड, है ना, या फिर पद्यखंड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। काव्यखंड के भारत माता शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये आपको हर प्रश्नों के जवाब देते समय ये मेंशन करना है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इस कविता में, है ना। अब आप लोगों को क्या लिखना है? आप लोग जानते हैं कि इस पूरे पाठ में अपने भारत माता के उस समय का चित्रण किया गया है जिस समय हमारा भारत गुलाम हुआ करता था, है ना, गुलाम हुआ करता था। उस समय भारत के जो लोग थे, भारत के जो रहने वाले निवासी थे, इनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए हैं, यही सब बातें जो है इसमें लिखी गई है। तो यही बस आपको लिखना है कि इस कविता में गुलामी से पीड़ित
भारतवर्ष के, है ना, माता के रूप में मानवीकरण करके तत्कालीन भारत की स्थिति का मार्मिक चित्र खींचा गया है। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, है ना, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखें कि ये वाली जो पंक्ति है, इस पंक्ति का अगर हम हिंदी में शब्दार्थ करें तो हमारा 1 से 1.5 लाइन तक हमारा हो जाता है, लास्टली 2 लाइन तक, है ना। लेकिन इतना लाइन आपको कम से कम लिखना है। तो इतना लाइन में आपको क्या जोड़ना है कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है ना, और उसके कवि कौन है, इतना आपको लिख देना है। कम से कम 2-3 लाइन यही हो जाएगा। इसके बाद इस पाठ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, 2 लाइन का वो हो जाएगा, और इसके बाद में इसका अर्थ जब हम लोग लिखेंगे तो 2-3 लाइन का ये हो जाएगा हमारा। तो कम से कम इन सारी बातों को जब हम लिखेंगे तब हमें 5 में 5 मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए, अब यहाँ पे यहाँ से हमारा जो है मेन जो आंसर है इसका, वो हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। अर्थात भारत माता के स्वर्णिम फसल विदेशियों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। पृथ्वी की तरह सहनशील आपका मन कुंठित या फिर गतिहीन हो गया है। कुंठित का मतलब गतिहीन होता है। तो ये कह रहा है, कवि जो है कह रहा है कि पृथ्वी की तरह ही हमारे भारत माता का जो मन है वह गतिहीन हो गया है। हमारे भारत माता की जो फसलें हैं विदेशियों के पैरों तले रौंदी जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी भारत माता कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। बस इनका मन जो है गतिहीन हो गया है पृथ्वी की तरह, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। चलिए एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। एक और प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे लिया गया है ये प्रश्न कि व्याख्या करें कंचन माटी जाने, है ना, कंचन माटी जाने। तो आप लोग जानते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है, ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है। यह आपके हिंदी काव्य खंड के पहले पाठ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक जी हैं, है ना। और इस पाठ में अगर हम लोग देखें कि इस पाठ में निर्गुण भक्ति धारा पर जोर दिया गया है, राम नाम की जप महिमा पर जो है, राम नाम के महिमा पर, ईश्वर के कीर्तन पर जोर दिया गया है। तो बस यही सब बातें आपको लिख देनी है कि प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। आप लोग पहला पाठ देखे होंगे, उसमें 2 पद दिए गए हैं, 2 पद दिए गए हैं। तो ये जो कंचन माटी जाने है ये आपका दूसरा पद से लिया गया पद्यांश है। तो हम लोग दूसरे पद का नाम लिखेंगे कि जो नर दुख में, है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक जी हैं, है ना। अब लिखेंगे कि इस पद में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं कर सकता, है ना, जिसे सुख भय आदि प्रभावित नहीं करते हैं, वह व्यक्ति दूसरे की, है ना, दूसरे के सोना को भी मिट्टी समझता है। यही ना बताया गया है इस पद में कि जो मनुष्य सुख दुख से अप्रभावित रहता है, जिसको ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, अन्न धन किसी से भी मतलब नहीं है, वो दूसरे के धन को भी, मतलब दूसरे के सोना को भी वो मिट्टी के समान समझता है। तो बस यही बात लिखा गया है कि व्यक्ति दूसरे के सोना आदि धन को मिट्टी के समान समझता है। वस्तुतः, है ना, कहने का यह मतलब है कि जिसकी सांसारिक इच्छा समाप्त हो जाती है, जिस व्यक्ति की सांसारिक इच्छा समाप्त हो जाती है, वह व्यक्ति सोना को भी मिट्टी मानता है। अब इतना जो है इसका अगर हम लोग हिंदी करें तो बस 1 लाइन में हम लोगों का हिंदी हो जाता, लेकिन हमें कम से कम इसका आंसर जो है कम से कम 10 से 12 लाइन के बीच में होना चाहिए। ऐसा कोशिश करना है आप लोग को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय जब भी पूछा जाएगा 5 अंक में पूछा जाएगा। तो 2 से 3 लाइन में आपको यही मेंशन करना है कि यह पंक्ति जो है, यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है ना, और उसके कवि कौन है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको जाना है, और दूसरे पॉइंट में आपको यह मेंशन करना है कि उस पूरे पाठ में क्या बताया गया है, उस पूरे पाठ के मुख्य बिंदु क्या है, उसको आपको लिखना है। और तब जाके तीसरे वाले बिंदु पे जब हम लोग जाएंगे तब इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे कि इस अर्थ के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, कवि हमें क्या बतलाना चाहते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग लिखते हैं तो आपको भी दीर्घ उत्तरीय के जो 5 अंक होते हैं वो 5 में 5 मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत रह गया हो, किसी को कोई डाउट रह गया हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, हम आपके हर डाउट्स को क्लियर करेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहें अपने प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस के साथ। जय हिंद।